जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता यानी एग्रीमेंट साइन होता है, चाहे वो ट्रेड का हो, टैक्स का हो या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा, उसका मकसद यही होता है कि दोनों देशों को फायदा हो। ये कभी नहीं होता कि कोई सरकार जानबूझकर ऐसा एग्रीमेंट साइन करे जिससे उसके देश का नुकसान हो। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब 15 से 20 साल बाद पता चलता है कि उस एग्रीमेंट में कोई बड़ी खामी रह गई थी, कोई ऐसा लूप होल जिसकी वजह से अब एक देश को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और दूसरा देश उसी खामी का फायदा उठा रहा है, और वो भी बिलियन डॉलर्स के लेवल पर। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हुआ था जब भारत ने मॉरिशस के साथ एक डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन किया था। इस समझौते के पीछे मकसद था कि मॉरिशस के इन्वेस्टर्स को भारत की मार्केट में लाया जाए ताकि वो यहां निवेश करें और दोनों देशों को फायदा मिले। लेकिन असल में क्या हुआ? कई विदेशी इन्वेस्टर्स, खासतौर पर अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न देशों की कुछ कंपनियां इस एग्रीमेंट के जरिए एक बहुत बड़ा टैक्स फ्रॉड करने लगीं। उन्होंने क्या किया? मॉरिशस में एक पेपर कंपनी बना ली। नाम के लिए एक फर्जी ऑफिस, एक नकली डायरेक्टर और झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाए ताकि उन्हें मॉरिशस का टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट टीआरसी मिल जाए, और फिर उस टीआरसी के दम पर भारत में अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाया बिना 1 रुपया टैक्स दिए। यानी फर्जी कंपनी के जरिए टैक्स की चोरी। और ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत को अब तक करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, और ये पैसा सीधे भारत की एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ जैसी जरूरतों से छीना गया। अब हम बात करते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या थी और भारत को नुकसान कैसे हो रहा था। तो सबसे पहले समझते हैं एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। एफपीआई वो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं जो भारत की स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन इनका रेजिडेंस यानी घर या बेस भारत में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में होता है। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि बहुत से एफपीआई ने मॉरिशस के रास्ते भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब ऐसा क्यों हुआ? असल में भारत और मॉरिशस के बीच एक डीटीए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था 1982 में। इसके तहत अगर कोई इन्वेस्टर मॉरिशस का रेजिडेंट है तो उसे भारत में कुछ खास इन्वेस्टमेंट पर टैक्स नहीं देना होता। उदाहरण के लिए, अगर किसी इन्वेस्टर ने 2017 से पहले शेयर खरीदे हैं या फिर वो डेरिवेटिव मार्केट जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता, यानी जो कमाई हुई उस पर भारत में 0 टैक्स देना होता है। इसका असली मकसद था कि मॉरिशस के सच्चे इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन साल 2000 के बाद से यह एक लूप होल बन गया। क्या हुआ? अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज के हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इस रास्ते से भारत आकर कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने लगे। उन्होंने मॉरिशस में एक फर्जी कंपनी बनाई, एक नकली डायरेक्टर रखा, एक फेक पता दिया और वहां की सरकार से टीआरसी, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ले लिया। फिर इस टीआरसी को भारत सरकार को दिखाकर वो कहते, देखिए हम तो मॉरिशस के रेजिडेंट हैं। अब भारत की सरकार उन्हें टैक्स नहीं लगा पाती थी और ये लोग भारत की स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाकर टैक्स फ्री पैसा बाहर ले जाते थे। जांच में क्या पता चला? 2016 में एससीबी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से पता चला कि 2004 से 2014 के बीच जो भी एफपीआई मॉरिशस के रास्ते भारत आए थे उनमें से 60% का मॉरिशस में कोई असली बिजनेस नहीं था। न ऑफिस, न स्टाफ, न इन्वेस्टमेंट। बस कागजी कंपनी बनाकर फेक डॉक्यूमेंट्स पर टीआरसी ले लिया गया था और इस तरह 1 करोड़ 38 लाख रुपए का टैक्स भारत से चोरी हो गया, जो उस समय भारत के एजुकेशन बजट के बराबर था। अब भारत सरकार ने इस पर सख्ती से एक्शन लिया है। क्या क्या कदम उठाए गए हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जो मॉरिशस बेस्ड एफपीआई की जांच कर रही है। सिर्फ टीआरसी दिखाना अब काफी नहीं होगा। अब इन एफपीआई से फॉर्म 90 भी मांगा जा रहा है जो मॉरिशस में उनके असली बिजनेस का प्रूफ होता है, जैसे ऑफिस का पता, बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, कर्मचारियों की जानकारी आदि। अब कई एफपीआई पकड़ में आ चुके हैं जो या तो कॉफी शॉप का बिजली बिल दे रहे थे या जिनके ऑन ऑफिस में सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट थी जो सबकी चिट्ठियां लेती थी। कुछ तो ऐसे एफपीआई थे जिनका डायरेक्टर असल में एक टैक्सी ड्राइवर था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टीआरसी के साथ साथ अब फॉर्म 90 और असली प्रूफ भी देना होगा, नहीं तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एमएलआई एग्रीमेंट और पीपीटी रूल, भारत ने 2019 में मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट एग्रीमेंट एमएलआई पर साइन किया और यह 2020 से लागू हो गया। इसमें एक नियम है, प्रिंसिपल प्योरपज टेस्ट पीपीटी, यानी अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट का असली मकसद सिर्फ टैक्स बचाना है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा।
2024 तक 15 टीआरसी रिजेक्ट हो चुके हैं और 5,000 करोड़ के टैक्स नोटिस भी जा चुके हैं। असर क्या होगा? फर्जी कंपनियां बंद होंगी। जो इन्वेस्टर्स टीआरसी के दम पर टैक्स बचा रहे थे, उन्हें अब मॉरिशियस में असली बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। कुछ इन्वेस्टर्स ने तो मॉरिशियस में रियल ऑफिस बना लिए हैं, महंगे रेंट एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं ताकि वे प्रूफ दे सकें कि उनका वहां पर असली अस्तित्व है। शॉर्ट टर्म में एफपीआई इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम ट्रांसपेरेंट और फेयर हो जाएगा। लेकिन अब यह बात आती है कि भारत को क्या फायदा होगा? अगर सिर्फ 20% फेक एफपीआई भी पकड़ लिए गए तो भारत को 25,000 करोड़ सालाना टैक्स मिल सकता है। जीडीपी में भी 0.5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मुद्दे का भारत की इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट माहौल और आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। 1. सरकार का टैक्स लॉस। किसे नुकसान हुआ? जब हजारों करोड़ रुपए का टैक्स विदेशी इन्वेस्टर्स ने टीआरसी के बहाने बचा लिया, तो उसका सीधा असर भारत के सरकारी खजाने पर पड़ा। यह पैसा कहां जाता? स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे, रोड, ग्रामीण विकास, किसानों की मदद, पीडीएस सिस्टम, राशन, योजनाएं। यानी ये फर्जी एफपीआई भारत के लोगों का हक छीन रहे थे और आम आदमी को इसका पता भी नहीं था। 2. असली इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल। जब भारत की टैक्स अथॉरिटी इन टीआरसी और फर्जी कंपनियों पर सख्ती करती है, तो कई बार असली और ईमानदार इन्वेस्टर्स को भी दस्तावेजी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। उन्हें भी कई फॉर्म, प्रूफ, ऑफिस की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जिससे उनका काम स्लो हो जाता है। लेकिन यह एक जरूरी स्टेप है ताकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। 3. एफपीआई आउटफ्लो, डर या बदलाव। जब ये नए रूल लागू हुए तो कई एफपीआई भारत से पैसे निकालने लगे। 2024 में देखा गया कि कुछ हफ्तों में 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बाहर गया। क्या इसका मतलब भारत का इन्वेस्टमेंट माहौल खराब हो रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि जो लोग सिर्फ टैक्स बचाने आए थे वो निकल रहे हैं। जो लोग भारत में वाकई लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी में विश्वास करते हैं, वो अभी भी यहां बने हुए हैं। 4. ट्रस्ट का माहौल बढ़ रहा है। इसी वजह से कई देशों ने भारत के कदम की तारीफ की है। अब भारत की टैक्स सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर हो रही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं भी भारत के टैक्स रिफॉर्म्स की तारीफ कर चुकी है। 5. मॉरिशियस का डर और दबाव। इस पूरी सख्ती के बाद मॉरिशियस ने भी अपने एफपीआई रूल्स सख्त किए हैं। टीआरसी अब आसानी से नहीं मिलेगा। शेल कंपनीज, जो सिर्फ नाम की हैं, काम की नहीं, को अब सपोर्ट नहीं किया जाएगा। 6. आम आदमी के लिए क्या मायने हैं? जब टैक्स चोरी कम होगी तो सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा। इससे सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आम जनता को सीधे सीधे फायदा मिलेगा। 7. मोदी सरकार का संदेश, हम टैक्स में डील देंगे, धोखाधड़ी में नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि ईमानदार इन्वेस्टर का स्वागत है, लेकिन अगर कोई टैक्स बचाने के लिए स्कीम का गलत इस्तेमाल करेगा तो छूट नहीं दी जाएगी। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि हम सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात नहीं करते, बल्कि ईज ऑफ फेयर और क्लीन बिजनेस पर भी जोर देते हैं। टीआरसी जैसे टैक्स लूप होल को बंद करके भारत ने साबित किया है कि अब पुराना भारत नहीं, नया भारत है, जहां सिस्टम क्लियर है और नियम सबके लिए बराबर हैं। भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। टीआरसी, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के नाम पर जो विदेशी इन्वेस्टर्स टैक्स बचाते थे, अब वो चाल नहीं चलेगी। क्या होता था पहले? कोई भी मॉरिशियस, सिंगापुर जैसे देश में फर्जी कंपनी खोलकर भारत में निवेश करता था। टीआरसी दिखाकर कहता, मैं तो मॉरिशियस का निवासी हूं, टैक्स नहीं दूंगा। इससे भारत को हजारों करोड़ का टैक्स लॉस होता था। अब क्या बदला? भारत ने कहा, टीआरसी काफी नहीं, अब बिजनेस का असली सबूत दो। ऑफिस कहां है? स्टाफ कौन है? खर्चा कहां से हो रहा है? शेल कंपनीज, जो सिर्फ दिखावे की होती थीं, अब फंस रही हैं। इसका असर क्या हुआ? फर्जी इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन असली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भारत में ही हैं। सरकार के पास अब ज्यादा टैक्स आएगा, जो जनता के काम आएगा। अब टैक्स से खेल खत्म। नया भारत साफ नियम और मजबूत सिस्टम पर चलता है। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। जय श्री राम।